Hello everyone, welcome back to my channel Learning Coach. It's an educational channel where we discuss some important topics of B.Ed course which will help you in B.Ed exams. So for today our topic of discussion is types of measurement यानी कि मापन के प्रकार. So basically जो measurement है जो कि हमारा मापन है इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है. पहला जो कैटेगराइजेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी किया गया है और जो दूसरा कैटेगराइजेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स किया गया है. जो हमारा ये फर्स्ट कैटेगराइजेशन है ये एस स्टीवंस द्वारा दिया गया था. उन्होंने एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए या फिर आप कह सकते हैं प्रिसीजन को ध्यान में रखते हुए जो हमारा मेजरमेंट का प्रोसेस है इसको 4 लेवल्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि जो पहला लेवल है वो है नॉमिनल, सेकेंड इज़ ऑर्डिनल, थर्ड इज़ इंटरवल एंड द लास्ट वन इज़ रेशियो. ऑन द अदर हैंड जो हमारा सेकेंड कैटेगराइजेशन है ये टूल्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है, यानी कि जो स्केल हम इस मेज़रमेंट में यूज़ करने वाले हैं यानी कि जो पैमाना हम यूज़ करने वाले हैं इस मेज़रमेंट के लिए उनको ध्यान में रखते हुए जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसमें जो पहला कैटेगराइजेशन है वो है एब्सोल्यूट, सेकेंड इज़ नॉर्मेटिव एंड द लास्ट वन इज़ एब्सेटिव. सो जो फर्स्ट कैटेगरी का जो कैटेगराइजेशन है ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो इस वीडियो में हम जो ये सेकंड कैटेगरी का कैटेगराइजेशन है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स किया गया है इसको डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट से. सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम इन सारी डेफिनेशंस को इन पॉइंट्स के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे. सो जो पहला मेजरमेंट हम स्टडी करेंगे वो है एब्सोल्यूट मेजरमेंट यानी कि निरपेक्ष मापन. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मेजरमेंट सेज इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो कि शुरू होता है ज़ीरो से. यानी कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट में आप जो भी स्केल यूज़ करने वाले हैं, जो भी पैरामीटर आप यूज़ करने वाले हैं या फिर जो पैमाना आप यूज़ करने वाले हैं मेजरमेंट के लिए वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए. जैसे कि आपके पास इस तरीके के सेंटीमीटर स्केल्स होंगे या फिर जो मीटर स्केल्स होते हैं या फिर इंच स्केल. बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जिनसे आप लेंथ को मेज़र कर सकते हो. सो जो ऐसे स्केल्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होते हैं. इसमें जो सबसे छोटा नंबर आपको देखने को मिलेगा वो ज़ीरो ही होगा, फिर चाहे वो 0 सेंटीमीटर हो या 0 मीटर हो या 0 इंच हो. ठीक है. तो जो एब्सोल्यूट मेज़रमेंट है इसकी भी एक शर्त है कि जो भी स्केल आप इसमें यूज़ करेंगे वो कहाँ से शुरू होगा, ज़ीरो से शुरू होगा. इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ वन डायरेक्शनल. सो जो एब्सोल्यूट मेज़रमेंट होता है वो हमेशा वन डायरेक्शनल होता है. अब यहाँ पे वन डायरेक्शनल से मतलब है कि जो स्केल होगा, जो स्केल आप यूज़ करोगे एब्सोल्यूट मेज़रमेंट में वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए. जैसे कि अगेन जो ये स्केल्स हमारे पास होते हैं जिनसे हम लेंथ मेज़र करते हैं ये कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देते. आपने कभी भी -1 सेंटीमीटर या -1 मीटर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं सुना होगा, क्योंकि लेंथ नेगेटिव में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती. सो ये इसी बात को इंडिकेट कर रही है जो आपका स्केल होना चाहिए वो वन डायरेक्शनल होना चाहिए. इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं. जैसे कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं, एक सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा केल्विन स्केल. सो जो सेल्सियस स्केल होता है और जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. हम यहाँ पे सेल्सियस स्केल कंसिडर करते हैं. सो सपोज़ कीजिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. सो इस स्केल में क्या होता है, आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मिलती हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन. सिमिलरली आपको नेगेटिव वैल्यूज़ भी इसमें होती हैं -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, इस तरीके से सो ऑन. सो यहाँ पे क्या है, इस डिग्री सेल्सियस वाले जो स्केल है इसमें क्या है, आपको जो ज़ीरो के दोनों साइड स्केल मिलेगा. ये जो ज़ीरो को अगर आप सेंटर मान लें तो इसके राइट हैंड साइड भी स्केल एग्जिस्ट कर रहा है और इसके लेफ्ट हैंड साइड भी स्केल एग्जिस्ट कर रहा है. तो जो हमारे एब्सोल्यूट मेज़रमेंट है इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो शर्त है वो कहता है कि जो स्केल होना चाहिए वो वन डायरेक्शनल होना चाहिए. लेकिन जो हमारा सेल्सियस स्केल है वो तो वन डायरेक्शनल नहीं है, वो तो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ज़ीरो के राइट हैंड साइड भी है, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड भी है. तो यानी कि जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है वो हमारा एब्सोल्यूट स्केल नहीं होता है. ठीक है. सेम चीज़ फ़ारेनहाइट स्केल में भी होती है. जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो भी पॉजिटिव भी होता है एज वेल एज नेगेटिव भी होता है. तो ये भी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट स्केल नहीं है. सिर्फ एक केल्विन स्केल ऐसा है जो सिर्फ पॉजिटिव होता है, जो कि वन डायरेक्शनल होता है. इस वजह से ये एब्सोल्यूट मेज़रमेंट के अंदर फॉल करता है. सो टेम्परेचर स्केल में हमेशा ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर स्केल में जो आपका
सेल्सियस स्केल है और जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है, ये जो स्केल्स हैं ये एब्सोल्यूट स्केल्स के अंदर नहीं आते हैं। आपका सिर्फ एक ही टेम्परेचर स्केल एब्सोल्यूट स्केल के अंदर आता है और वो है केल्विन स्केल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो पाया है। सेम चीज़ अगर हम इस सेंटीमीटर स्केल के लिए देखें तो जो हमारे पास ये लेंथ मेज़र करने का जो स्केल होता है वो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, जो सेंटीमीटर स्केल होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, इस तरीके का स्केल होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे जो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है यहाँ पे 0 तो है ही, और साथ ही साथ ये क्या है, सिर्फ वन डायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही दिशा में है। ठीक है, ये 0 के सिर्फ राइट हैंड साइड ही एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारा ये स्केल होगा ये एब्सोल्यूट स्केल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सो थर्ड पॉइंट कहता है सच मेजरमेंट इज़ ओनली पॉसिबल इन फिजिकल मेजरमेंट। सो जो इस तरीके के मेजरमेंट्स हैं, जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, वो सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट में ही पॉसिबल है। अब ये फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है? फिजिकल मेजरमेंट को याद रखने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि फिजिकल मेजरमेंट ऐसे मेजरमेंट्स हैं जिनको आप एग्जैक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इनकी एक डेफिनेट यूनिट होती है। जैसे कि हमारे पास लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है एंड एरिया और बहुत कुछ एक्सेट्रा। ठीक है, जो लेंथ होता है ये आप क्या कर सकते हो, स्केल से मेज़र कर सकते हो इजीली। जो मास है वो आप वेइंग मशीन से मेज़र कर सकते हो। जो टेम्परेचर है वो आप थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हो। और एरिया अगेन आपको अगर लेंथ पता है तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकाल सकते हो। तो ये सारे जितने भी मेज़रमेंट्स हैं इनको आप मशीन के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ईजिली मेज़र कर सकते हो। और जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि इनकी एक डेफिनेट यूनिट होती है, तो इन सब की एक डेफिनेट यूनिट्स होती है। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को आप मीटर में भी मेज़र कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हो, मास को किलोग्राम में या फिर ग्राम में, टेम्परेचर को आप अगेन केल्विन में मेज़र कर सकते हैं, एरिया को आप मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं। तो इन सब की क्या है, अपनी अपनी डेफिनेट यूनिट्स हैं। तो इस तरीके के जो मेज़रमेंट्स होंगे उनको आप फिज़िकल मेज़रमेंट कहोगे। सो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो कहता है जो हमारा एब्सोल्यूट मेज़रमेंट है वो सिर्फ फिज़िकल मेज़रमेंट्स में ही पॉसिबल है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स हैं ये हम सब देख चुके हैं, हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल, ये सब किसके अंडर में आएंगे, एब्सोल्यूट मेज़रमेंट के अंडर में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होते हैं। देखिए हाइट है, हाइट के लिए जो आप स्केल यूज़ करते हैं उसमें 0 होता है, 0 से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ये वन डायरेक्शनल होता ही है, और फिजिकल मेज़रमेंट तो ये है ही। सेम चीज़ वेट के लिए भी है, सेम चीज़ क्या है, केल्विन के लिए भी है। तो देखते हैं अपना अगला मेज़रमेंट जो कि है नॉर्मेटिव मेज़रमेंट यानी कि मानकीय मापन। तो जो सेकंड मेज़रमेंट है हमारा वो है नॉर्मेटिव मेज़रमेंट यानी कि मानकीय मापन। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो कहता है इन दिस स्केल देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो जो नॉर्मेटिव मेज़रमेंट है इसमें जो स्केल होता है उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो की कोई भी संभावना नहीं होती है। यानी कि नॉर्मेटिव मेज़रमेंट में आप जो भी स्केल यूज़ करते हैं वहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो है ये कम्प्लीटली एब्सेंस को शो करता है। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली एब्सेंट। जैसे कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 0 है, सपोज़ कि 0 सेंटीमीटर की मैं बात कर रही हूँ, कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो 0 सेंटीमीटर है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि लेंथ 0 कब हो सकती है, जब वहाँ पे कुछ हो ही नहीं। तो यहाँ पे जो 0 है वो आपको क्या सेंस दे रहा है कि यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, कम्प्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, यही सेंस बन रहा है। सेम चीज़ अगर मैं मास के लिए बोलूँ कि किसी बॉडी का जो मास है वो 0 है, 0 है, मास जो है वो 0 है, तो अगेन यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है कि जो बॉडी है वो मासलेस है, उसका कोई भी भार नहीं है। ठीक है, अगेन क्या सेंस बन रहा है कि जो मास है वो क्या है, कम्प्लीटली एब्सेंट है। तो इन दोनों केसेस में, चाहे वो लेंथ का केस हो या फिर मास का केस हो, यहाँ पे जो 0 था, जो 0 आप इंडिकेट कर रहे थे, उस 0 को आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि ये जो 0 है इसका क्या सेंस बन रहा है, इसका सेंस बन रहा है कम्प्लीटली एब्सेंस से।
ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है कि वहाँ पे जो चीज़ है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। यहाँ पे जो लेंथ थी वो कम्प्लीटली एब्सेंट थी, इस केस में जो मास था वो कम्प्लीटली एब्सेंट था। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट ज़ीरो आपको क्या बताता है, कम्प्लीटली एब्सेंस आपको शो करता है। देखिए एजुकेशन के फील्ड में ये जो कम्प्लीटली एब्सेंट वाला कोई केस नहीं होता। एजुकेशन के फील्ड में जो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास में मैथ्स के टीचर हैं और आपने एक मैथ्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है और उसमें कोई स्टूडेंट है आपका ए, उसका नाम ए मान लेते हैं, और उसके 0 मार्क्स आ जाते हैं। तो क्या आप इस ज़ीरो को एब्सोल्यूट ज़ीरो मान लेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो तो है। और अगर आप इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो मानते हैं, इसका मतलब क्या होगा, आगे कम्प्लीटली एब्सेंस ये सिग्निफाई करेगा, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है कि कम्प्लीटली एब्सेंट। तो क्या कम्प्लीटली एब्सेंट, यानी कि इस केस में बच्चे का मैथ्स जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, यानी कि बच्चे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, इवन उसे काउंटिंग्स भी नहीं आती, क्योंकि काउंटिंग्स जो आप 1 2 3 काउंट करते हो ये भी तो मैथ्स में ही आता है। सो जस्ट बिकॉज बच्चे के एक टेस्ट में 0 मार्क्स आ गए हैं तो आपने उससे ये प्रेडिक्शन लगा ली कि बच्चे को वो सब्जेक्ट ही नहीं आता, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, बच्चा जस्ट एक टेस्ट में फेल हुआ है। हो सकता है कि अगर आप अगला कोई टेस्ट कंडक्ट कराएं तो वो उसमें कुछ मार्क्स गेन कर ले। तो एजुकेशन के फील्ड में ये जो ज़ीरो है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता, इसका मतलब कम्प्लीटली एब्सेंस से बिल्कुल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो नॉर्मेटिव मेजरमेंट यही बोलता है कि यहाँ पे ऐसा स्केल आपको यूज़ करना है जहाँ पे जो एब्सोल्यूट ज़ीरो वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है दिस मेजरमेंट इज़ यूज्ड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ये जो नॉर्मेटिव मेजरमेंट है ये एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के फील्ड में यूज़ होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था ये एजुकेशन का ही था, क्लासरूम का हमने एग्जांपल लिया, मैथ्स टेस्ट का एग्जांपल लिया, तो ये एजुकेशन फील्ड के अंदर ही आता है। तो आप जो नॉर्मेटिव जो ये मेजरमेंट है इसको एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये कहता है द मेजरमेंट ऑब्टेन फ्रॉम दीज आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मेजरमेंट्स विच आर ऑब्टेन नॉट इफेक्टेड बाय वन अनदर। तो देखिए इसमें जो ये मेजरमेंट है, नॉर्मेटिव मेजरमेंट है, इसमें आपको जो भी डेटा मिलता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, एक का दूसरे पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सो एग्जाम्पल को समझने से पहले हमारे पास एक पॉइंट और है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस मेजरमेंट वी परफॉर्म स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। यानी कि जो हमारा नॉर्मेटिव मेजरमेंट है हम उसमें क्या करते हैं, हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जिसमें कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसे मैं आपको समझा दूँ तो ये इसको पढ़ लेते हैं। इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 24 मार्क्स 4 क्वेश्चन ईच ऑफ 6 मार्क्स वर आस्क्ड इन विच द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए बी सी एंड डी आर परफॉर्म इन द टेबल। तो ये कह रहा है कि सपोज़ कीजिए आप क्लास टीचर हैं और आपने क्या किया, 24 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाया। ठीक है, वो टोटल 24 मार्क्स का है और उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, और जो हर क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है। ठीक है, टोटल 24 मार्क्स हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, 6 नंबर का है और आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, और उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में कितना अटेंड किया, सेकंड में कितना अटेंड किया, थर्ड कितना अटेंड किया, ये सब इस टेबल में हमने शो किया हुआ है। तो इस टेबल को समझ लेते हैं। तो जो टेबल का ये वाला सेक्शन है इसमें हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लिखे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हमारे पास 4 ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर में, और ये जो बाकी का डेटा है ये नंबर्स हैं, ये स्टूडेंट्स ने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं ये वो हमने इस वाले सेक्शन में लिखा हुआ है। जैसे कि जो स्टूडेंट ए है उसने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर गेन किए हैं, स्टूडेंट ए ने सेकंड क्वेश्चन में 3 मार्क्स गेन किए हैं, थर्ड क्वेश्चन में 2 मार्क्स गेन किए हैं। सेम जो बी है उसने फर्स्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स गेन किए हैं, सेकेंड में 4, इस तरीके से सोन सारे स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जो भी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक सवाल बनता है कि इस तरीके से हमने टेबल में इनको क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हमने क्यों ये मीन निकाला हुआ है, क्यों ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है।
तो देखिए ये सब हम एजुकेशन के फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, ये हम नॉर्मेटिव स्केल पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि जो नॉर्मेटिव स्केल होता है वो एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में यूज़ होता है। तो देखिए ये सब जो हमने किया है ये हम बच्चे की परफॉर्मेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि साल भर बच्चे ने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसने कितना गेन किया, कितना नहीं गेन किया। तो देखिए बच्चे की इंटेलिजेंस, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो पर्सनैलिटी है, अगर आपको वो मेज़र करना है तो वो आप किसी मशीन से तो मेज़र नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन बनी हुई है उसमें आप बच्चे को डालोगे तो सब पता चल जाएगा कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना सोशल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चे को स्टडी करने के लिए, बच्चे की परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए आपको उसके साल भर की एक्टिविटीज़ को इस तरीके से स्टैटिस्टिकल वे में कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बच्चे की साल भर परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और इससे बच्चे की परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं। तो जो हमने पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने बोला था कि जितना भी डेटा होता है वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होता, एक का दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि ये जो नंबर स्टूडेंट ए ने गेन किए हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। 5 मार्क्स का 3 मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, ना ही 3 का 2 से कोई लेना देना है और ना ही इस 2 का इस 2 से कोई लेना देना है। हो सकता था यहाँ पे स्टूडेंट जो ए है वो 5 मार्क्स ही गेन करता और यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि वो 2 भी गेन कर सकता था, 1 भी गेन कर सकता था, उसके 6 मार्क्स भी आ सकते थे। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 ही होगा। तो इनके बीच में जो ये डेटा है, इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इनके ये जो 5 नंबर है ये 3 मार्क्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ना ही ये 3 इस 2 को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। ये सारे नंबर जो हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। जो हमारा ये थर्ड पॉइंट था ये इसी के ऊपर फोकस कर रहा था कि जो मेजरमेंट है विच आर ऑब्टेन नॉट अफेक्टेड बाय वन अनदर, ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हैं। और जो अगला पॉइंट हमारा था वो क्या था, इन दिस मेजरमेंट वी परफॉर्म स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन मीन। और ये हम क्यों कर रहे हैं मैंने बता दिया आपको, हम बच्चे की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं कि उसने साल भर क्या प्रोग्रेस की है, इसलिए हम ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मीन कैलकुलेट किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है। अब ये मीन क्या होता है, इस मीन से आपको क्या समझ में आता है। तो देखिए जो मीन होता है वो डेटा का सेंटर होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए ये टेस्ट आपने कंडक्ट करा दिया, ये टेस्ट हो गया, आपने मार्क्स आप सब डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, सारी परफॉर्मेंस आपके पास है। तो अब आप इस मीन के बेसिस पे बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो सबसे हाईएस्ट मीन है वो डी का निकला हुआ है 5। तो 5 का मतलब है कि आप इस बच्चे को कह सकते हैं कि ये क्या है, एबव एवरेज है, ठीक है। ये एवरेज से क्या है, बच्चा ऊपर है, एबव एवरेज में आप इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरा जो आपका स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो 3 और 4 के आसपास रही है, तो इनको आप कह सकते हैं कि ये एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये कहीं बीच में लाइए मीडियोकर्स हैं, ठीक है, ठीक ठाक है पढ़ने में। और जो स्टूडेंट आपका सी है इसकी परफॉर्मेंस बहुत लो है, ठीक है, ये 6 में से 2 नंबर गेन कर रहा है, तो इसको आप बोलोगे कि ये लो एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, मीन आपको एक आइडिया दे रहा है मोटे तौर पे कि बच्चे की आप परफॉर्मेंस जज कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि कौन सा बच्चा बिलो एवरेज चल रहा है, कौन सा एबव एवरेज है, कौन सा मीडियोकर है या फिर एवरेज है, ठीक है। तो जो मीन होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है डेटा का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ सेंटर होता है डेटा का, देखिए जो स्टूडेंट ए था उसके अलग अलग मार्क्स आए, 5 आए, 3 आए, 2 आए, 2 आए। अगर सपोज़ कीजिए आपसे ए के पेरेंट्स आके पूछें कि बताओ बच्चे की, हमारा जो बच्चा था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही इस टेस्ट में, तो अब आप उसे ये नहीं बोलेंगे कि पहले क्वेश्चन में इसके 5 नंबर आए, सेकंड में 3 आए, थर्ड में 2 आए, इस तरीके का आप क्लैरिफिकेशन नहीं दोगे। आप सीधे तौर पर बोलोगे कि अगर मैं 6 नंबर का पेपर लेती हूँ तो आपका जो बच्चा है वो मोटे मोटे तौर पे 3 नंबर उसमें से गेन कर लेता है, वो 3 नंबर के आसपास ले आता है, ठीक है। तो आपका जो स्टेटमेंट था, इतना लंबा स्टेटमेंट था, इस मीन ने इतना आसान बना दिया, ठीक है। तो मीन को आप क्या बोलोगे, एक सेंटर है, आपको एक सेंटर दे देता है वो डेटा का। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक हाई स्कूल टीचर हैं,
ठीक है, और आपसे कोई बाहर से आके पूछता है तो बताइए आपका इस साल का हाई स्कूल का रिज़ल्ट कैसा रहा, तो अब आप हर बच्चे की परसेंटेज खोल के उन्हें नहीं बताएंगे कि राम के 70% आए, श्याम के 80% आए, रीता के 90% आए, गीता के 20% आए। इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज का एवरेज निकालेंगे और फिर तब जाके उनको बोलेंगे कि हमारे जो स्कूल का जो रिज़ल्ट था वो इतने % रहा इस साल, जो हमारे बोर्ड्स का रिज़ल्ट था वो इतने % रहा इस साल। ठीक है, इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स देंगे। तो मीन क्या कर रहा है, एक एवरेज निकाल के दे रहा है आपको डेटा का। और जो दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि जो आपका डेटा है वो मीन से कितना दूर है। जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से शो करते हैं। तो जो इसमें जो सेंटर लाइन है ये आपकी मीन को रिफ्लेक्ट करती है, ये जो सेंटर लाइन है ये मीन को रिफ्लेक्ट करती है। और जो ये हम्प जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है, जो बेल शेप का जो आप कर्व देख रहे पा रहे हो, ये आपको बता रहा है कि जो आपका डेटा है वो इस मीन से कितनी दूर है। देखिए, अगर जो आपका ये जो बेल शेप का जो कर्व है वो जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा, जितना ज़्यादा वाइड होगा, इसका मतलब है कि आप मीन से उतनी ही दूर पे हैं, यानी कि जो आपका डेटा है वो मीन से उतनी ही दूरी पे लाई कर रहा है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ देखें, जो आपका बेल शेप का जो कर्व है वो क्या है, मीन से बहुत कम डिस्टेंस पे है, यानी कि जो आपका डेटा है वो मीन पोजीशन से बहुत कम वेरी कर रहा है, वो मीन के आसपास ही है। जैसे कि आप इस टेबल से समझ सकते हैं, जो स्टूडेंट ए था उसका जो मीन था वो 3 था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसका मीन क्या था, 3 था, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा था वो 1.22 था। ठीक है, वो क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसमें इसको 5 मिले हैं, थर्ड क्वेश्चन में इसको 2 मिले हैं, फोर्थ क्वेश्चन में 2 मिले हैं। तो ये 5 3 से बहुत दूर है, 2 नंबर दूर है। 2 भी जो है वो 3 से 1 मार्क्स दूर है, अगेन 2 जो है वो 1 मार्क्स दूर है। तो मतलब यहाँ पे जो मीन से जो डिस्टेंस है मार्क्स की वो बहुत ज़्यादा है, जो वेरी कर रहे हैं मार्क्स वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप सी के मार्क्स देखो तो देखिए यहाँ पे जो मीन था 2 और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो था 0। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 0 क्यों था, क्योंकि मार्क्स में फ्लक्चुएशन ही नहीं है, कांस्टेंट है मार्क्स। हर जो क्वेश्चन है उसमें इसने 2 ही मार्क्स गेन किए हुए हैं। इस वजह से मान लीजिए अगर हमारा क्या है, इस केस का अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे सी के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा मीन है वो 2 है, इस तरीके से हम ये मीन दिखा देंगे, ये 2 को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे स्केल 1 0 3 4 इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जो हमारा ग्राफ है वो कैसे बनेगा, बिल्कुल इसी के ऊपर लाई करता हुआ बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत कम है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। तो जो हमारा ये ग्राफ है ये बहुत नैरो होगा। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा ये ग्राफ उतना ज़्यादा वाइड होगा, उतना ज़्यादा चौड़ा होगा। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा ये ग्राफ उतना नैरो होगा, उतना पतला होगा। यहाँ पे देखिए बहुत नैरो है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपका डेटा मीन से कितनी दूर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले मेज़रमेंट की ओर। जो अगला मेज़रमेंट है वो है इप्सेटिव मेज़रमेंट, यानी कि समानक मापन। तो ये कहता है इप्सेटिव मेज़रमेंट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्वे इन विच अ रेस्पोंडेंट इज फोर्स्ड टू चूज अमंग सर्वल जनरल डिज़ायरेबल ऑप्शंस। यानी कि जो इप्सेटिव मेज़रमेंट है इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी पर्सन के सामने कुछ ऑप्शंस रखते हैं और उसे फिर फोर्स करते हैं कि वो उन ऑप्शंस को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करे। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जाम्पल रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गिव प्रेफरेंस टू क्रिकेटर्स विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत एज 1 2 3 और 4। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं A B C एंड D, और हमने क्या किया, उनके सामने 4 क्रिकेटर्स के नाम लिखे। ठीक है, और उनसे कहा कि आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें रैंक करो। सपोज़ अगर आपको रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा पसंद है तो आप उन्हें 1 नंबर दीजिए। उसके बाद अगर आपको विराट कोहली पसंद है तो आप उन्हें 2 नंबर दीजिए। उसके बाद अगर आपको ऋषभ पंत पसंद है तो उसे आप 3 मार्क कीजिए। देन आफ्टर अगर आपको MS धोनी पसंद है तो आप उन्हें 4 नंबर दीजिए। तो इस तरीके से आपको रैंक करना है क्रिकेटर्स को। तो जो A है उसने कोहली को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है,
धोनी को थर्ड, रोहित को सेकंड, ऋषभ को फोर्थ। बी ने क्या किया है, कोहली को थर्ड रैंक किया है, धोनी को सेकंड रैंक किया है और रोहित को फर्स्ट रैंक किया है और ऋषभ को फोर्थ। इस तरीके से सी और डी का भी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो देखिए हमने इस इप्सेटिव मेजरमेंट में क्या किया, हमने कुछ ऑप्शंस रख दिए बच्चों के सामने और फिर उनसे कहा गया कि आप इन्हें चूज़ कीजिए, आप इन्हें रैंक कीजिए। तो इसको आप इप्सेटिव मेजरमेंट कहेंगे, जहाँ पे आप किसी चीज़ को रैंक करने को कहते हैं, जहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस रखते हैं और फिर उन ऑप्शंस को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक करने को कहते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो डेटा होता है, जब आप इसकी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं, जो इप्सेटिव मेजरमेंट की जब आप कैलकुलेशन करते हैं, तो जो आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है वो सबका सेम होता है। देखिए यहाँ पे सबका जो मीन है वो सेम है, सबका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ आप ए को बी से कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन के लिए डिफरेंस होना ज़रूरी है ना। जो प्रीवियस केस था, जो नॉर्मेटिव केस था हमारे पास, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे देखिए मीन डिफरेंट था, उसके बेसिस पे हमने एवरेज स्टूडेंट, लो स्टूडेंट या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट, इस तरीके की हमने कैटेगरीज बना दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो सबका सेम है। तो यहाँ पे आप ए को बी से कंपेयर या बी को सी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप ए को ए से ही कंपेयर कर पाएंगे, उसकी ही प्रेफरेंस को देख पाएंगे कि इसे विराट कोहली ज़्यादा पसंद है, उसके बाद इसे रोहित शर्मा पसंद है, उसके बाद इसे धोनी पसंद है और सबसे लास्ट में से ऋषभ पंत पसंद है। आप सिर्फ एक ही इंसान को जज कर सकते हो उसी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आप इन्हें आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका इप्सेटिव मेजरमेंट, जिसमें कि आप क्या करते हैं, फोर्स करते हैं किसी पर्सन को कि वो किसी एक ऑर्डर में प्रेफरेंस दे ऑप्शंस को। इप्सेटिव मेजरमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कहता है इट ऑल्सो नोन एज फोर्स चॉइस स्केल। तो देखिए जो इप्सेटिव मेजरमेंट होता है इसको आप फोर्स चॉइस स्केल भी कहते हैं। फोर्स्ड चॉइस स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप फोर्स कर रहे हैं चीज़ों को प्रेफरेंस देने के लिए। मान लीजिए ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि जो स्टूडेंट ए है उन्हें इन चारों में से कोई भी पसंद ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको प्रेफरेंस देनी पड़ती, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे भले ही उसे चारों में से कोई भी पसंद नहीं है, फिर भी वो चूज़ करके बताएगा, ऑर्डर लिखेगा कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, फोर्स्ड चॉइस स्केल कहा जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि इप्सेटिव टेस्ट कंपेयर अ पर्सन विद हिमसेल्फ। जैसे हमने बोला कि यहाँ आप क्या कर सकते हो, ए को बी से कंपेयर नहीं कर सकते, बी को सी से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई डिफरेंस ही नहीं है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, खुद से खुद को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप ए की लाइकिंग्स देख सकते हो, उसकी प्रेफरेंस समझ सकते हो कि अच्छा इसे विराट कोहली ज़्यादा पसंद है। बी को बी से ही जज कर सकते हो, बी को बी से ही कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा इसको रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे कम इसको ऋषभ पंत पसंद है, ठीक है। आप पर्सनल एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जान सकते हो, आप 2 इंटरेस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 मेजरमेंट्स पढ़े जो कि टूल्स के बेसिस पे कैटेगराइज थे, जिसमें जो पहला मेजरमेंट था आपका वो था एब्सोल्यूट, दूसरा था नॉर्मेटिव एंड द लास्ट वन वाज इप्सेटिव। तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों स्केल्स को समझ चुके हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।